साक्षी अपने सोफे पर आराम से बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देख रहे थे। कई लोगों ने उसे मज़ेदार क्लिक्स भेज रखे थे जिन्हें देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। तभी उसका ध्यान उसकी नारेला वाली आस्था मौसी के मैसेज पर गया। उसकी आस्था मौसी भी विचित्र चीज़ें भेजा करती थी उसे, पर साक्षी को वो सब भी पसंद था। देखें आज क्या भेजा है मौसी ने। ये कहते हुए साक्षी ने मैसेज खोला तो पाया कि आस्था मौसी ने एक गेम की फाइल भेजी है। उसका नाम था द ब्लडी मैरी गेम। साक्षी ने बिना कुछ सोचे बगैर कि उस फाइल में वायरस हो सकता था या उस गेम में कुछ घिनौना हो, उसने वो फाइल लोड कर दी। गेम शुरू हुआ और सामने स्क्रीन पर एक बेहद ही डरावनी औरत का चित्र आया। उसकी लंबी नाखून थी, काले घुंघराले बाल थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे थे, त्वचा सफ़ेद सी थी, शार्क मछली की तरह असंख्य नुकीले दांत थे और उसने लाल रंग का पुराने ज़माने का गाउन पहन रखा था। उस औरत के पीछे एक कमरा था जिसमें छत विछत लाश, आदमियों के अंग और खून हर तरफ फैला हुआ था। उसे देख साक्षी एक पल के लिए तो सहम गई, पर फिर भी उसने गेम खेलकर देखने की सोची। उसे डरावने मोबाइल गेम्स पसंद थे। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और माहौल भी काफ़ी डरावना है, बढ़िया। खुश होते हुए साक्षी ने मन में कहा। कुछ पल बाद स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन आया जिसे साक्षी ने दबा दिया। फिर कुछ समय तक लोड होने के बाद वही डरावनी औरत स्क्रीन के सामने प्रकट हो गई और डरावने तरीके से हंसने लगी। ये सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई। आगे उस औरत ने कहा कि उसका नाम मैरी है, जिसके बाद मैरी ने कहा, वेलकम, ब्लडी मैरी गेम में आपका स्वागत है। ये गेम खेलने से पहले एक चेतावनी, ये गेम काफ़ी डरावना है। अगर आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिल के मरीज हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो इस गेम को ना खेलें। प्रेग्नेंट शब्द ने साक्षी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो दोबारा उन बुरी यादों में खो गई जिनसे वो बचना चाहती थी। शादी के 10 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाई थी। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शैलेंद्र, उसके पति, और उसकी कितनी तमन्ना थी बच्चे के लिए। साक्षी ने फौरन इन ख्यालों को झटक दिया, अपने आंसू पोंछे और अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। आगे मैरी बोली, ये गेम आसान है। अपनी और अपने किसी प्रियजन की तस्वीर अपलोड करो, फिर आपके सामने एक बड़ा सा आईना आएगा। अपने कमरे में अंधेरा कर आपको बस 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और तब आपको भविष्य दिखेगा, आपका और आपके उस प्रियजन का। भविष्य देखने के बाद आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अपने भविष्य के आधार पर आपको उन दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये गेम तो मुझे कोई डरावना सा स्लैशर गेम लग रहा है, पर यह तो काफ़ी आसान गेम निकला। कोई नहीं, गेम मज़ेदार लगता है, चलो खेलते हैं। साक्षी ने शैलेंद्र और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। फिर वो अपने कमरे में गई, खिड़कियों पर पर्दे डाले और अंधेरा कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। स्क्रीन पर लोडिंग दिखने लगा। काफ़ी समय तक कुछ दिखा ही नहीं। साक्षी ने झुंझला कर कहा, ये तो बकवास गेम निकला, बेमतलब का मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ी। उसे जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में थी
उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टे थे, जिस कारण वो आवाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने उसे दो परछाइयाँ दिखे। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे। फिर उन परछाइयों को उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में थी और वो गेम खेल रही थी, पर फिर क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। मेरा किडनैप हुआ? नहीं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी वो परछाइयाँ आगे आई और साक्षी को अपने उन परछाइयों के चेहरे दिखे। वो शैलेंद्र था और उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी आयुषी। उन्हें देख साक्षी खुश हो गई। उसने सोचा शैलेंद्र उसे बचाने आया है। पर तभी साक्षी की नज़र आयुषी के पेट पर पड़ी, जो बाहर आया हुआ था। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये क्या हुआ? कुछ दिन पहले तक तो आयुषी 0 फिगर की थी, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साक्षी ये सब सोच ही रहे थे कि शैलेंद्र ने पास के एक टेबल पर रखा चाकू उठाया। साक्षी को लगा कि वो उसकी रस्सियां खोलने आया था, पर नहीं, शैलेंद्र ने साक्षी के पेट में चाकू घोंप दिया। साक्षी दर्द से चिल्लाई, पर वो आवाज़ उसकी दबकर ही रह गई, उसके मुंह पर लगे टेप के चलते। साक्षी की आंख में आश्चर्य देख शैलेंद्र ने कहा, ये आयुषी को देख रही हो साक्षी? उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकी। तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शैलेंद्र ने 4-5 बार चाकू मार दिए साक्षी को। साक्षी मदद की नज़रों से आयुषी को देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक औरत है, शायद वो उसकी मदद कर दे। पर नहीं, आयुषी की शक्ल पर तो भाव थे ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य किसी दूसरे की हत्या देखते हुए शांत नहीं रह सकता था। इसी के साथ साक्षी ने दम तोड़ दिया। साक्षी के मरते ही शैलेंद्र ने एक कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए और पास ही समुद्र में बहा दिए। ये सब साक्षी ना जाने क्यों देख पा रहे थे। तभी अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने मन में कहा, शायद कोई बुरा सपना था। तभी एक आवाज़ आई, ये सपना नहीं था साक्षी। ये सुनकर साक्षी चौंक गई। उसने फौरन अपने कमरे की बत्तियां जलाई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी दोबारा आवाज़ आई, ये मैं हूँ साक्षी, मैं ब्लडी मैरी। अपना मोबाइल उठाओ और विकल्प चुनो। साक्षी बुरी तरह सहम गए थे। मोबाइल से मैरी की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ही जम गए थे। तभी वो मोबाइल बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। उसे देख साक्षी अपने कमरे में भागने लगी, पर कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैरी साक्षी का मोबाइल उठाए उसके पास गई और उसे देते हुए बोली, ये लो साक्षी, और गेम को पूरा करो। अपने भविष्य के आधार पर विकल्प चुनो। साक्षी ने डरते हुए मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। सामने 2 विकल्प थे, एक मर जाओ और दूसरा था बदला। मैरी ने साक्षी से कहा, या तो तुम अपना भविष्य स्वीकार करो और अपने पति के हाथों मरो, या फिर बदला लो। तुमने कोई पाप या गुनाह नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें इसके लिए मार रहा है, क्योंकि तुम कभी मां नहीं बन सकी। ये तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती। फौरन बदला का विकल्प चुनो, इससे पहले कि वो बेरहम लोग तुम्हें मार डालें।
इस पर साक्षी बोली, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ये जो तुमने मुझे भविष्य दिखाया वो कोई भ्रम भी सो हो सकता है। इस पर मैरी बोली, मैं भी तुम्हारी ही तरह थी साक्षी। मैं इंग्लैंड में पहली रानी मेरी ट्यूडर थी। मैं भी माँ नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। तब मुझे पता चला कि यह काम मेरी सौतेली बहन का था। उसी ने काला जादू किया था मुझ पर तब तक देर हो चुके थे और मैं बे औलाद ही मर गई। इसलिए मेरी आत्मा भटकती है आज भी, ताकि मैं अपनी जैसी औरतों की मदद कर सकूं। अब अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर अपने पति पर नज़र रखना। साक्षी ने ठीक वैसा ही किया और उसने शैलेंद्र की बेवफाई के कई सबूत ढूंढ लिए। उसका दिल भी टूट गया बुरी तरह से। तब मेरी दोबारा से उसके सामने आई और बोली, सोच क्या रही हो? बदले का विकल्प चुनो। साक्षी असमंजस मेरी आवाज़ में बोली, पर मैं ये नहीं चुन सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर वाघमारे साक्षी के घर में उससे पूछताछ कर रहे थे। वो बोले, मैम, हमने कंफर्म कर लिया है। आपके पति की बेरहमी से हत्या के दिन आप अपनी सहेलियों के साथ थे। अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जब कातिल आयुषी पकड़ी जाएगी तब हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाते ही साक्षी ने खुद से कहा, आप पूरी दुनिया छान मारो इंस्पेक्टर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी उसने ब्लडी मैरी गेम खोला और उसमें से 2 आकृतियाँ निकली। एक ब्लडी मैरी थी और दूसरी रस्सियों से बंधी आयुषी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। धीरे धीरे रात गहराती चली जा रहे थे। इस घोर रात में पीली रोशनी के साथ एक बस सुनसान रास्ते पर जोर की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा दिल की धड़कन को और भी तेज कर रहा था। बस में सिर्फ एक ही यात्री था और वो था आकाश। आकाश अपने गांव जा रहा था कि तभी उस बस में बैठे आकाश ने अपनी घड़ी की ओर देखा। वो मन ही मन बोला, रात के 11 बजने को है और अभी तक टिटोड़ी गांव नहीं आया। कितनी ज़ोरों की भूख लगी है और ये जंगल, ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आकाश दिल्ली से निकलने में उसे काफ़ी लेट हो गया था, इसलिए आज वो हमेशा की बस में नहीं बैठा था। आकाश को दिल्ली नोएडा में एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी मिली थी। आज पूरे 8 महीने के बाद वो अपने घर अपनी छोटी बहन और माँ पापा से मिलने जा रहा था। आज उसकी बहन का बर्थडे था। आकाश सोचने लगा, उसका सरप्राइज़ गिफ्ट उसे दूंगा तो उसके मासूम से चेहरे पर कितनी प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी। सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से गिफ्ट निकाला और वापस पॉकेट में रख लिया कि तभी बस वहाँ एक गांव में जाकर रुकी और उस गांव से एक औरत जो कि करीबन 50 साल की थी अपने पति के साथ बस में चढ़ी। उसने आकाश को देखकर कहा, अरे बेटा, ये बैग जरा चढ़ा दो तो, बहुत भारी है। आकाश उस औरत की ओर देखकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। कहते हुए आकाश ने फिर उस औरत से पूछा, वैसे आपका सीट नंबर क्या है? आकाश को जवाब में जैसे ही उस औरत ने अपना सीट नंबर बताया तो वो हंसते हुए बोला, अरे आंटी, ये तो मेरे पास वाली ही सीट है। कहते हुए उसने वो बैग अपनी सीट के पास ही रख दिया। तभी वो औरत बोली, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा?
उस औरत के सवाल के जवाब में जैसे ही आकाश ने उसे उस गांव का नाम बताया, उस औरत की और उसके पति की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोली, क्या तुम टिठोड़ी गांव के आगे जा रहे हो, और वो भी इस वक्त? लेकिन तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? वो जगह रात के लिए ठीक नहीं है। तभी आकाश बोला, क्या वहाँ ऐसा क्या है? वो मेरे गांव का पड़ोसी गांव है, आज तक मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना। तभी वो औरत बोली, लेकिन बेटा, मैंने तो सुना है कि वहाँ रात में जो भी जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। आकाश के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे उस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। सोचते हुए आकाश अपनी सीट से उठा ही था कि वो औरत फिर से बोली, एक काम करो बेटा, तुम हमारे साथ हमारे स्टॉप पर उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बहन का जन्मदिन है और वैसे भी मुझे लेट हो गया है, मैं और कहीं नहीं रुक सकता। कहते हुए आकाश ने अपने बैग के साथ अपना सामान हाथ में लिया कि तभी वो औरत फिर से बोली, अरे पर बेटा, कल चले जाना अपने घर, मेरी बात सुनो, आज हमारे साथ उतर जाओ और कल सुबह अपने गांव चले जाना। रात में वहाँ जाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तभी आकाश चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरा घर जाना ज़रूरी है, मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं उतर सकता। तभी वो औरत बोली, तो कल चले जाना, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे आंटी, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, आपके साथ ऐसे आपके घर कैसे चल दूँ? और मैं कोई लिफ्ट ले लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आकाश थोड़ा परेशान होता हुआ बोला। तभी उस औरत के पास में बैठा हुआ उसका पति बोला, अरे तुम कहाँ उसे समझाने की कोशिश कर रही हो? ये आजकल के बच्चे हैं, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तभी वो औरत बोली, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बच्चा है, हमें उसे रोकना चाहिए। कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आकाश मन ही मन सोचने लगा, दोनों बूढ़े पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं, कहाँ मैंने इनकी मदद कर दी। तभी बस रुक गई। शायद उन दोनों औरत आदमी का स्टॉप आ गया था और जाने से पहले उस औरत ने आकाश की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और आगे चली गई। कुछ देर के बाद वो दोनों पति पत्नी एक गांव में उतर गए और आकाश वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब रात के 12 बजने को थे और बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। माहौल में एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे बस आगे की ओर जा रहे थे ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रहे थे। कुछ देर बाद वो बस ठिठोड़ी गांव पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरने के लिए अपनी सीट से उठा, उसने देखा कि बस का दरवाज़ा खुल गया था। एक एक करके बहुत सारे लोग बस में चढ़ने लगे। उन सभी को देखकर आकाश सोचने लगा, इतनी रात में इतने सारे लोग यहाँ से कैसे चढ़ रहे हैं? और जबकि अगला बस स्टॉप तो लास्ट बस स्टॉप है। जैसे ही उसकी नज़र उन लोगों पर गई, उसने देखा कि उनके चेहरे पर आँख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं था। ये नज़ारा देखकर उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसका गला सूख गया था। वो अपनी सीट के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा और जैसे वो सभी लोग उस बस में आकर बैठ गए, बस फिर से आगे चलने लगी। वो सभी जिंदा इंसान तो नहीं थे, वो शायद मुर्दे थे। जैसे ही वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए,
वैसे ही आकाश उठकर खड़ा हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे उस औरत की बात मान लेनी चाहिए थी और वहीं उतर जाना चाहिए था। ये सोचकर आकाश बस की गेट की ओर भागने लगा। गेट के पास पहुंचकर उसने देखा कि बस का गेट बंद हो चुका है। उसने ड्राइवर की ओर देखा तो वो भी आकाश की तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा बाकी लोगों से नॉर्मल था, यानी कि इंसान की तरह। उसने इशारे से आकाश को अपने पास बुलाया। आकाश डरते डरते ड्राइवर के पास जाकर बैठा और फिर ड्राइवर ने उससे कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो, हिलो मत और ज़्यादा आवाज़ मत करो। तुम्हें टिटोड़ी गांव के आगे जाना था ना, बस वहीं तक जाएगी और फिर तुम वहीं उतर जाना। जिसके बाद आकाश ने डरते डरते पूछा, ये लोग, ये कौन है और ये है क्या? इस पर ड्राइवर ने आकाश की ओर देखा और फिर कहा, ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये मुर्दे हैं। ये रात को इसी तरह बस में चढ़ते हैं टिटोड़ी गांव से और फिर कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही गायब हो जाते हैं। इतना कहकर जैसे ही ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो फिर वो सारे लोग, जितने के जितने मुर्दे थे, सब गायब हो गए। आकाश ये देखकर एकदम से घबरा गया और फिर वो डरते डरते ड्राइवर के पास ही बैठा रहा। ड्राइवर को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये मुर्दे लोग बस में क्यों चढ़ते हैं और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए एकदम से गायब क्यों हो जाते हैं। खैर, आकाश अपने गांव उतर गया और फिर बस भी आगे बढ़ गई।